लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? सिर्फ देखे थे हम लोग कि रेस्पिरेशन क्या होता है। उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग को तोड़ना होता है और एनर्जी रिलीज करना होता है, वही होता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बारे में डिटेल में डिफरेंस जाने थे। ठीक है, आज उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि रेस्पिरेशन आखिर होता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बुक में देखो दिया हुआ है, ठीक है, नाम दिया हुआ है, डिटेल नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और दूसरा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम बताया है, इस डायग्राम का भी ध्यान रखो, ये डायग्राम आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन का है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में नहीं जानना है। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, वहीं पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमारा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, मोर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, बहुत कम एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, बहुत कम एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे काम का नहीं है, बहुत काम का है। ठीक है, उसका एनर्जी पैकेट भले छोटा होता है लेकिन होते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा काम का, वो उसी तरह से काम करता है। ठीक है, अब क्या है कि ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा क्या है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहता है क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है, लेकिन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस टाइम भी हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है, तब हम लोग का काम करता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कभी कभी काम करता है, हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, हम लोग को बेसिक यही देखना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या है, ये तुम्हारा एक नाम लिखना छूट गया हमारा, ये जो तुम्हारा पार्ट है ना ये पूरा है तुम्हारा सेल। ठीक है, ये तुम्हारा सेल। देखो सेल में क्या क्या, हम लोग को बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं लेकिन हम लोग को बेसिकली तीन ही चीज चाहिए, इसलिए हम लोग तीन ही चीज लिए हैं। ठीक है, बाकी फिर ये सब ग्लूकोज है, देखो हम अलग अलग सब में एरो कर दिए हैं। ठीक है, मेरे पास कलरफुल चॉक नहीं था ना, वरना हम अलग अलग कलर से शो कर देते, बट देखो यहाँ पे क्या है कि हम एरो दे दिए, यानी कि सब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग को ग्लूकोज को तोड़ना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखे हुए ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स तोड़ना, तो ग्लूकोज को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, और कहां पर तोड़ेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो न्यूट्रिशन किए, ठीक है, न्यूट्रिशन करने के बाद हम लोग फूड को चेंज किए, कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिए ग्लूकोज में। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, एसिमिलेट करते हैं और एसिमिलेट करके सेल के पास भेज देते हैं। ये हमारा सेल है, इसके आसपास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और सेल के अंदर ही टूटता है। कहां पर टूटता है, तो हमारा ओके, एक और चीज लिखना भूल गए। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये जो पूरा कलर किया हुआ है सेल के अंदर ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वो टूटता है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाएगा, वो पायरुविक एसिड बनाएगा। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड जो है अभी तक एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है, हमारा ग्लूकोज से अभी तक एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है, इसे पायरुविक एसिड में चेंज होगा। पायरुविक एसिड क्या है, पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड कहने का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे C6H12O6, कितने कार्बन, 6 ग्लूकोज में। ठीक है, C6H12O6 कितने कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन।
अब ये 3 कार्बन अभी तक एनर्जी नहीं रिलीज किया है, ये करेगा आगे चलके। कैसे करेगा? तो क्या होता है कि यहाँ पर आ गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर ये बना दिया हमारा पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लोग जानते हैं, क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके अंदर वो जाएगा, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, ये सब क्लास 9 में लोग पढ़े थे, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोटल चीज के बारे में तुमको डिटेल जानना है तो फिर से क्लास 9 को पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं तो टेंशन नहीं लेनी है हम लोग को। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जाएगा अंदर, लेकिन अंदर जाने के लिए इसको आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है। हम लोग एग्जाम लिखने जाते हैं तो हम लोग आईडी कार्ड चाहिए होता ना, इसको भी अंदर जाने के आईडी कार्ड चाहिए। कौन सा आईडी कार्ड चाहिए? तो इसको आईडी कार्ड चाहिए O2, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए? O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हम बोल दिया ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जाएगा। कैसे जाएगा? तो ये क्या करेगा, ब्लड इसको ला करके देगा ऑक्सीजन, ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होकर के कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी, ठीक है। 38 ATP ऑफ एनर्जी बहुत काम का है, हर एक मॉलिक्यूल से 38 ATP ऑफ कार्बन निकालता है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना एनर्जी दे रहा है? 38 ATP, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत अमीर बना देता है हम लोग। कभी कभी ये अमाउंट घट जाता है हमारे पास, बताएं कैसे घटता है और उसके बाद क्या होता है वो तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हमारा ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन कंपाउंड था, उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस का नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट यू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। हम नाम से ही बता दिए, नाम ग्लाइको मींस ग्लूकोज एंड लाइसिस मींस तोड़ना, तो ग्लूकोज को तोड़ने वाला प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। याद रखने का एकदम झंझट ही नहीं है, बस हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, हम लोग को याद हो जाएगा, अपने लैंग्वेज में आंसर लिख देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये पायरुविक एसिड में तोड़ेगा। पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, अब इसको तोड़ने की जरूरत क्यों है, हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज कर लेते हैं? हो सकता है ना ये, क्योंकि अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा क्लास 6 से पढ़ता है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे पायरुविक एसिड में। क्यों तोड़ेंगे? अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज करो कि जब तुम खाना खाते हो, ठीक है, तो खाना खाते हो तो पूरा एक रोटी खा लेते हैं, ठीक है, पूरा एक बड़ा सा रोटी मिल गया, सबको एक ही साथ खा लेते हैं? नहीं खाते ना। कैसे खाते हैं? छोटा छोटा तोड़ तोड़ के खाते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से ग्लूकोज को भी छोटा छोटा पार्ट में तोड़ते हैं और तब जाकर के इससे एनर्जी रिलीज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूकोज टूट जाएगा तो टूट कर क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। इस चीज को याद रखना, पायरुविक एसिड या फिर इसको पायरुवेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड याद रखना, ये इक्वेशन लिखने के लिए आता है बाबू हम लोग को, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हम लोग को बताना होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसको ब्रीफ में जब एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा बात जो हम बोल रहे हैं वो सब तुम लोग को अपने लैंग्वेज में लिखना होगा और साथ ही नीचे इक्वेशन भी लिखना होगा, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, तो ग्लूकोज क्या हुआ, पायरुविक एसिड में चेंज हो गया। अब ये पायरुविक एसिड में चेंज हुआ तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वहां पे गार्ड्स खड़े हैं, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, ना भैया आईडी कार्ड कहां है आपका, ठीक है। तब ये वापस आएगा, बोलेगा न्यूक्लियस को कि भैया हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, हमको ग्लूकोज में चाहिए, हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जाने नहीं दे रहा है। कंट्रोल हाउस ही है ना, तो जो भी कंट्रोल करना है उसी के पास जाएगा। तब वो क्या करेगा, रुको मंगाते हैं, ब्लड को ऑर्डर देगा, ब्लड जाएगा ऑक्सीजन लेकर के आएगा, ऑक्सीजन लेकर के आया, इसको दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर आने देता है, बाकी चीजों को नहीं आने देता है,
ऑक्सीजन को अंदर आने देता है। क्लास 9 में ये चीज पढ़े थे। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अंदर आने देगा। अब जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा ये जाएगा ऑक्सीजन को लेने, ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के और दोनों चले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे तो बाकी सारा प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ये एटीपी बहुत बड़ा अमाउंट है, 38 एटीपी सोचो। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। वाटर, ये दोनों हम लोग अपने पास रख लेंगे। क्यों, इसका यूज करेंगे हम लोग, एनर्जी थोड़ी ना किसी को दे देंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे अलग अलग तरह के काम को करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका काम है, इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कब, एक्सेलेशन के टाइम पे, मतलब सांस बाहर छोड़ने के टाइम पे। ठीक है, तो एक्सेलेशन के टाइम पे इसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो क्या होता है, हमारा एक्सेलेशन होता है। उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, क्योंकि ये गैस है ऑब्वियसली। अब गैस रिलीज किए हैं तो हम लोग पानी तो बाहर नहीं निकालेंगे, हम लोग गैस ही निकालेंगे। हम लोग सांस छोड़ने के टाइम पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर रिलीज कर देते हैं। कोई डाउट इस पर? ठीक है, इस पर कोई भी सवाल हो तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग थोड़ा एनालॉजी भी देखेंगे। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला, वो बहुत काम का है वो भी। ठीक है, लेकिन है थोड़ा गरीब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है हमारा, ये हम बोले थे ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। कैसे बड़ा धमाका है, चलो देखते हैं। एक सिचुएशन रखते हैं हमारे पास। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कमजोर सा लड़का, ठीक है, प्रेम जैसा, इसको क्या किए, नहीं कमजोर नहीं लड़का, वो था एक दिन ऐसे ही वो उठा लिया था ट्रक को खिलौने वाला। चलो तो देखो क्या हुआ कि एक कमजोर सा बॉडी, ठीक है, कमजोर सा बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम बोलते पहाड़ चढ़ना है तो तुम लोग कहोगे हम चढ़ लेंगे सर, हट्टा कट्टा मोटे तगड़े हम लोग चढ़ लेंगे। लेकिन मान लो कि अगर तुम लोग चढ़ सकते हो 100 मीटर तक, पहाड़ जो है ऊपर चढ़ रहे हो तो ऊपर चढ़ने का तुम लोग की कैपेसिटी है 100 मीटर तक। अब तुम लोग को हम बोलेंगे नहीं हम तुमको 300 मीटर चढ़ना है, तब क्या करोगे, भैया हारना तो नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, मेल ईगो, हम लोग हारेंगे नहीं। ठीक है, भले उसके चक्कर में कुछ भी हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, चढ़ने की फिर भी कोशिश करेंगे। तो जब तक हमारे पास ऑक्सीजन था, जब ऑक्सीजन था दैट मींस कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी 100 मीटर ऊपर चढ़ने की थी। ठीक है, तो 100 मीटर ऊपर चढ़ने का मतलब है कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन रखा हुआ है स्टोर करके वो उतना ही है, जिससे हम लोग को सिर्फ इतना ही एनर्जी मिल सकता है कि हम लोग 100 मीटर तक चढ़ सकते हैं। लेकिन अब उसके बाद तो हमारा एनर्जी, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, बट हमें तो फिर भी एनर्जी चाहिए क्योंकि हमको और ऊपर चढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, फिर से ग्लूकोज को तोड़ेंगे। ग्लूकोज हमारे पास है, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो गया है, लेकिन ग्लूकोज है हमारे पास। ठीक है, ग्लूकोज हमारे पास है। अब इस ग्लूकोज को हमको फिर से तोड़ना है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम लोग को भैया बिना ऑक्सीजन के काम चलाना होगा। ठीक है, वो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है ना, जो है उसी में काम चलाओ, वही वाला हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, ग्लूकोज को यहाँ पे फिर से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ेंगे पायरुविक एसिड में। यहाँ पर तो बिल्कुल सेम था, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब क्या करेंगे, उसको हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को उतना सब कुछ तो नहीं मिल सकता जितना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, जिसको हम फर्दर ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, एटीपी में। लेकिन इस बार कितना मिलेगा, सिर्फ 2 ही एटीपी मिलेगा। ठीक है, अब जब ये 2 एटीपी मिलेगा, इसी से काम चलाएंगे। ठीक है, 300 मीटर ऊपर नहीं चढ़ पाए, 150 तो चढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब जब तक दम है तब तक दम निकाल देंगे हम लोग, तो कुछ दूर तक तो आगे जा सकते हैं ना। कहने का मतलब यह है कि हमारा बॉडी, जब हमारे बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है तब फिर भी हम लोग को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे, इतना एनर्जी तो निकाल लेंगे कि कुछ टाइम तक और जिंदा रह सके। हमारा बॉडी हम लोग को जिंदा रखने के लिए तो बना है। तो क्या होगा यहाँ पर कि वो जबरदस्ती एनर्जी निकालेगा, किससे, ग्लूकोज से, वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो भैया जबरदस्ती निकालोगे तो उतना तो नहीं मिलेगा जितना वो खुशी खुशी दे रहा था।
ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कम देगा। ठीक है, कम में कितना कम देगा, 36 कम देगा, नहीं डायरेक्टली 2 एटीपी, 38 एटीपी से उतर गया डायरेक्टली 2 एटीपी में। ठीक है, अब चलो इस पूरे मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। क्लियर, सब उसी तरह से प्रोसेस होगा। हमारे पास सेल है, ठीक है, सेल के बाहर हमारा ग्लूकोज पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज तो हमने बहुत खा लिया था ना, पार्टी में तो दबा के खाए थे। ठीक है, तो ग्लूकोज तो है हमारे पास, तो सेल के बाहर क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो पड़ा हुआ है, हम लोग को एनर्जी चाहिए, ये ग्लूकोज क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर तो ये चला गया, साइटोप्लाज्म में अपना साइटोप्लाज्म ही काम कर दिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म रुकता नहीं, वो काम कर दिया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पायरुविक एसिड में उसको चेंज भी कर दिया। अब प्रॉब्लम आती है कि भैया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या बोलेगा, पायरुविक एसिड क्या बोलेगा न्यूक्लियस को कि भैया हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम जाए कैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। न्यूक्लियस क्या बोलेगा कि मेरा कांटेक्ट हुआ है वो कंट्रोल रूम में, ठीक है, मतलब ब्रेन में, वो बोला कि भैया ऑक्सीजन की कमी है, आपको वैसे ही काम करना होगा। ठीक है, सेंट्रल बॉडी हमारा है ना ब्रेन, वो बोला चलो ठीक है वैसे ही काम करो। अब न्यूक्लियस क्या बोलेगा, ठीक है हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। ऐसे ही काम करेंगे तो कैसे काम करेंगे, पायरुविक एसिड में जो बॉन्डिंग होता है ना, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसमें जो बॉन्डिंग होता है ना, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, सब एक दूसरे से कार्बन बंधा हुआ है, उस बंधन को तोड़ देना है। ठीक है, उस बॉन्ड को तोड़ देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज तोड़ते हैं हम लोग को एनर्जी निकलता है वहां से। देखे थे हम लोग पायरुविक एसिड को तोड़े थे, ऑक्सीजन के मदद से क्या निकला था हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हुआ था। कोई भी चीज को तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग का एनर्जी रिलीज होता है। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, अब भैया पायरुविक एसिड को तो तोड़ नहीं सकते हैं, चलो उसके बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं। तो जब हम लोग उसके बॉन्डिंग को तोड़ते हैं तो हमारा बनता है लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड को हम फर्दर जो तोड़ते हैं, इससे जो एनर्जी निकलता है वो हमारा 2 एटीपी। 2 एटीपी मिला, तो इसमें हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी मिलेगा, 2 एटीपी मिला। ठीक है, 38 नहीं मिला, हम लोग को जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। चलो भैया कुछ नहीं तो कुछ सही। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2 एटीपी से ही काम चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन का। क्लियर, एक हुआ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हुआ हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एंड उस पर से 38 एटीपी ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। वहीं हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन वहां पे नहीं होगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो भैया उतना एनर्जी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा एक्टिव गैस है। ऑक्सीजन का सबसे पहले जब डिस्कवरी हुआ था ना, तो उसका नाम ही रखा गया था एक्टिव गैस, एक्टिव एयर, क्योंकि वो बर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट करता था। ठीक है, कैरी ऑन करता था। तो क्या हुआ कि हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, तो बर्न कौन करेगा, तो नहीं करेंगे बर्न, क्या दिक्कत है, जो मिल रहा है उसी से काम चलाएंगे। हम लोग इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो जब हम लोग इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड। उसी लैक्टिक एसिड को हम लोग फर्दर ट्रांसफर कर देंगे किसमें, तो 2 एटीपी ऑफ एनर्जी। तो हम लोग का ये इक्वेशन भी लिखना जरूरी है जब हम लोग को एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछेगा तब। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों का प्रोसेस समझ में आया, पूरा मैकेनिज्म क्लियर हुआ। आया समझ में ये चीज क्या होता है। देखो 10th क्लास में आपको टोटल चीज डिटेल में समझना होता है, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, तो ये समझ में आया दोनों। तो तुम लोग का होमवर्क क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस लिख करके आना खुद से, जैसा लिखने सर को लिख देना। ठीक है, डिफरेंस लिखना, उसको क्लियर हम करवाएंगे। ठीक है, चलो।